हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th के हिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री का है, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 1848 ईस्वी के में गीजो क्या था, गीजो नाम देख लीजिए, गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया था, नियुक्त किया गया था और इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ। क्या एक बार और आप लोग देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि 1848 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया था, कितना में 1840 ईस्वी में नियुक्त किया गया और इसके शासनकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया था जिससे आम लोगों के जीवन में सुधार आए। जिससे क्या हुआ कि जिसके परिणाम स्वरूप जो देश था उसमें बेरोजगारी एवं भूखमरी बढ़ गया था। कोई भी सरकार अगर अच्छा काम नहीं करेगा, देश की प्रगति के बारे में नहीं सोचेगा, तो वहाँ उस देश में बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्या तो उत्पन्न होगी ही। और सरकार की इसी नीति के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करने लगे। लोग जो थे वो क्या करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, जगह जगह प्रदर्शन होने लगा और जुलूस निकालने लगे। और यही कारण था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण ये रहा। ठीक है, क्या तो पहला तो गीजो प्रधानमंत्री बना, तो प्रधानमंत्री बना ही फिर भी इसने कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किए जिससे बेरोजगारी भूखमरी बढ़ गया था। ठीक है, तो सरकार की इस नीति के खिलाफ क्या हुआ, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, जुलूस निकालने लगे और यही कारण था 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार पढ़ लें कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, यानी कि इटली और जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था इसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रही होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। ठीक है, बहुत बड़ा बाधक था, रोड़ा बड़ा बना हुआ था ये। ठीक है, 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। कहाँ, इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक द्वारा इन आंदोलनों को दबा दिया गया जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। देखिए मेटरनिक ने इसे क्या कर दिया, दबा दिया। और मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसने क्या कर दिया, इसे दबा दिया, जो आंदोलन हुआ उसको दबा दिया, जिससे क्या हुआ, इटली के एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबा दिया गया था। ठीक है, तो मेटरनिक ने जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था इसने इन दोनों देशों में अंकुश लगाए हुए था। यहाँ राष्ट्रवादी भावनाओं को पनपने ही नहीं दे रहा था ये मेटरनिक। तो इसी कारण से इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, वो ये आंसर है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की किस तरह सहायक हुआ। क्या एक बार और देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो किस तरह से सहायक हुआ। चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार से है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। अब क्या था इसे देख लेते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। किसे, जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य का निर्माण किया था। उसके बाद और यहीं से जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में क्या हुई, फैलने लगा था। चलिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। किसकी, गैरीबाल्डी। तो चलिए गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करते हैं। तो देखिए इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो गैरीबाल्डी था इसका योगदान इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था।
यह पेशे से एक नाविक था। क्या था? ये पेशे से एक नाविक था। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ लेता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो क्या हो जाएगा आंसर? नाविक। देखिए आगे चलते हैं। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजरने लगे। देखिए इनका काफ़ी योगदान था किसमें? गैरिबाल्डी का योगदान इटली के एकीकरण में बहुत बढ़ के था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था? तो इटली का एकीकरण तो किया ही था, इसके साथ साथ इन्होंने सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया और सैनिकों को लेकर सीसल्स तथा नेपल्स को जीत कर वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। बाद में देखिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया, यानी कि राष्ट्र को कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजर करने लगे। चलिए इसको देखने के बाद हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? यानी कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का जो एकीकरण था वो बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए विलियम प्रथम ने जर्मनी को एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। किसको? बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया था और जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किए। किसने? तो ये विलियम प्रथम ने। आगे देख लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण क्या था? करना संभव नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे जितने भी वीडियो सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा और ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका आप नोट्स बना लें तथा अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।